हेलो 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 ओके हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों ने काफ़ी थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था इन वीडियो को आते हुए, तो आज हम लोग कुछ हल्के फुल्के टॉपिक शुरू करेंगे और कल इस स्फीयर टॉपिक को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। आई होप आपने स्फीयर्स को थोड़ा सा रिवाइज किया होगा कि उसकी इक्वेशन क्या होती है, कैसे डिराइव होती है। मैंने हल्का फुल्का आपको मेथड इसका बताया था कि भैया स्फीयर क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट उसका लोकस, ऐसा लोकस जो किसी गिवन फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो जो ट्रेस करता है सरफेस वो पॉइंट, उसे एक स्फीयर कहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप मान लीजिए आपके पास एक ऐसी सरफेस है जिसका हर पॉइंट एक गिवन फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो जो सरफेस होगी वो एक स्फीयर की सरफेस होगी। ये डेफिनेशन थी उसकी और इक्वेशन हमने सीख ली थी क्या होती है, कैसे ड्राइव होती है। अगर किसी स्फीयर की इक्वेशन दी हो तो उसका सेंटर कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसका रेडियस कैसे निकालते हैं, फिर डायमेट्रिक फॉर्म कैसे लिखते हैं उसका, ठीक है, जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं उसका, फिर अगर 4 पॉइंट्स को कट करें उसका फॉर्म कैसे लिखते हैं, अगर ओरिजिन से पास करें और तीनों एक्सिस को कट करें तो उसका फॉर्म कैसे लिखते हैं। फिर हमने स्फीयर और प्लेन्स को लेकर हमने कुछ बातें लिखी थी, उसको पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इनको आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। और ये जो आज के हम टॉपिक्स पढ़ेंगे ये 4, उनको देख लेते हैं और फिर कल हम लोग थोड़े से और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके इसको खत्म करेंगे। कल एक लंबा वीडियो होगा, ठीक है, तो उसका आप रेडी रहिएगा उसके लिए, बिकॉज कल हम लोग एक ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। पोलर प्लेन्स, पोलर पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट, ये सब बातें रहेंगी उसमें, ठीक है। रेडिकल प्लेन, रेडिकल स्फीयर्स, ये सब चीज़ें रहेंगी। स्फीयर ऑर्थोगोनली कब कट करते हैं, कब नहीं करते हैं, ये सब बातें रहेंगी उसमें, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए आज हमने कुछ हल्के फुल्के टॉपिक्स लिए हैं यहाँ पढ़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है पावर ऑफ अ पॉइंट, सेकंड इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, टचिंग स्फीयर्स एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो पहले आते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट पे। क्या होता है पावर ऑफ अ पॉइंट? तो देखो भाई, ओ मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये स्फीयर है तो पावर ऑफ पॉइंट पे समझो कि मेरे पास एक लाइन है, ये लाइन है और इसकी इक्वेशन दी रहेगी आपको। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, ठीक है। ये आपकी लाइन है और ये आपका स्फीयर है एस, ठीक। ये आपकी स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है आपको और लाइन की इक्वेशन दी हुई है। अब आप देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन पे आप एक पॉइंट ले लो कोई भी, मान लो ये मैंने एक पॉइंट लिया, समझिएगा। इस पॉइंट को बोला मैंने ए पॉइंट, ये लाइन पे लाई कर रहा है लेकिन बाहर है, ठीक है। और मैं 2 पॉइंट्स और लिए, एक Q और एक P, ठीक है। ये दोनों कौन से पॉइंट्स हैं? P और Q जो है ये वो पॉइंट्स हैं दैट लाई ऑन स्फीयर, या फिर जहां से लाइन कट कर रही है स्फीयर को, ठीक है। स्फीयर को कट करते हुए जो लाइन जा रही है, तो जिन 2 पॉइंट्स पे स्फीयर को ये लाइन कट कर रही है वो है P और Q, ठीक है। तो होता क्या है, जो ये डिस्टेंस है AP और जो ये डिस्टेंस है AQ, इनका जो प्रोडक्ट है ना, ये हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट। ठीक, फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है। अच्छा, ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी पावर है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर, ठीक है, फाइन। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं मैं आपको जब एमसीक्यू करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यूनिट 2 का जो एमसीक्यू का सेशन है वो रह चुका है, वो मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, आप रिवीजन तैयार रखिएगा। मैं किसी भी दिन वीडियो लेके आऊंगा और उसमें आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो AP डॉट AQ, AP और AQ मतलब इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जिन 2 पॉइंट्स पे लाइन कट कर रही है,
जिन 2 पॉइंट्स पे ये लाइन कट कर रही है स्फीयर को, उनका प्रोडक्ट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उनकी लेंथ का प्रोडक्ट वो होती है पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट और ये स्फीयर को लेकर, ठीक है, ये लाइन के लिए। अच्छा, अब आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, लाइन की क्वेश्चन दी रहेगी, ठीक है। अब इसमें जनरल तरीका होता है, मतलब आम जो स्टैंडर्ड तरीका होता है सॉल्व करने का, वो क्या होता है भैया, आप इसको चेंज करोगे पैरामीट्रिक फॉर्म में, लाइन के पैरामीट्रिक फॉर्म में, उसको चेंज करोगे, वो पैरामीट्रिक फॉर्म स्फीयर में डालोगे, उसको डालने पर आपको इक्वेशन मिलती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। क्या बोला मैंने, इसको आप लिखोगे पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है, और पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखने पर आप इस इक्वेशन को स्फीयर की इक्वेशन में पुट करोगे और आपको पैरामीटर पे बेस आपको एक क्वाड्रेटिक मिलती है। उसके जो रूट्स होते हैं, उस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं लैम्डा के लिए, जो पैरामीटर है आपका, वो जो मिलेगा आपको, उनके रूट्स को आप वापस पुट करोगे लाइन में, तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। इनको आप नोट करते रहिए जो मैं बोल रहा हूं। साथ साथ मैंने बोला कि इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करिए, स्फीयर की इक्वेशन में रखिएगा, रखने के बाद आपको 2 रूट्स मिलेंगे, क्वाड्रेटिक बनती है इक्वेशन, ठीक है, उसको आप सॉल्व करेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे, उन दोनों रूट्स को आप वापस रखोगे पॉइंट्स में, आपको ये दोनों पॉइंट मिलेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्म लगा के आप ये डिस्टेंस और डिस्टेंस निकालोगे, आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे रूट के थ्रू, तो आप ये डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस निकालोगे, उनका प्रोडक्ट करोगे, आपको पावर ऑफ पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ये तो एक तरीका है सॉल्व करने का इसको, ठीक है। हालांकि इतने लंबी क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आता है। एमसीक्यू में जनरली क्या पूछता है, उसमें आपको एक पॉइंट्स दिए रहेंगे गिवन, तो आपको ये पॉइंट दिया रहेगा, ये पॉइंट दिया रहेगा, ये पॉइंट दिया रहेगा, तीनों पॉइंट दिए रहेंगे, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, पावर ऑफ पॉइंट तुरंत निकल के आ जाएगा। फाइन, इतना ही है इसमें। बाकी इस पर कोई ऐसा एमसीक्यू मुझे अच्छा दिखेगा, बिकॉज पे जल्दी क्वेश्चन पूछता है नहीं, लेकिन अगर पूछेगा मुझे दिखेगा मैं आपको करवा ले जाऊंगा, ठीक है। ये टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट था कि क्या होता है, तो वो एमसीक्यू में अगर आगे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा इसके ऊपर, ठीक। ओके, हमारा अगर नेक्स्ट टॉपिक क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, क्या होती है टेंजेंट प्लेन, जरा एक चीज समझते हैं उससे पहले। मान लो मेरे पास कोई कर्व है, ठीक है, कोई कर्व है सी, ये कोई कर्व लिखा हुआ है, ठीक है, फंक्शन के थ्रू, और मैंने एक पॉइंट चूज किया और इस पॉइंट पर मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, इसको टच करते हुए जा रही है ये लाइन। ये जो लाइन है ये है मेरी टेंजेंट लाइन। ये लाइन मेरी कौन सी लाइन है, ये मेरी टेंजेंट लाइन है जो इस कर्व को टच करते हुए जा रही है इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पर, ठीक है। इस सी कर्व को ये टेंजेंट लाइन पॉइंट पी पर टच करते हुए जा रही है, ठीक है। तो जब भी हम लोग 2D की बात करते हैं, 2D में किसी कर्व को एक लाइन टच करते हुए जाती है, लेकिन यहीं पे अगर मैं स्फीयर की बात करूं, अब अगर मैं स्फीयर की बात करता हूं ना, तो स्फीयर पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं, अगर मैं स्फीयर पे कोई पॉइंट ले लूंगा, तो इसमें कितने पॉइंट बना सकता, कितने लाइन बना सकता हूं, कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं, टेंजेंट। यहां पे कितनी टेंजेंट लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं, इनफाइनाइट, ठीक है। ये आप अगर आप ऊपर से देखो, तो ऊपर से इस पॉइंट को अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा, ये आई है मेरी, तो मेरे को यहाँ पे इनफाइनाइट लाइंस बना सकता हूँ मैं इसके ऊपर, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर मैं ऊपर से देखूंगा, एक मेरे पास बॉल है, मान लो मेरा हाथ मेरा बॉल है, इस पॉइंट पर कितने टेंजेंट बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं टेंजेंट, सब टेंजेंट्स है इसके, ठीक है, सब टेंजेंट्स है। तो भैया सरफेस के लिए हम लोग टेंजेंट लाइन की बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं टेंजेंट प्लेन की, हम लोग बात करते हैं टेंजेंट प्लेन की, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो भाई फंडा था, इसका थ्योरी थी कि हम लोग सरफेसेस के लिए टेंजेंट लाइन के बजाय टेंजेंट प्लेन्स की बात क्यों करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा मकसद है वो ये है कि भैया किसी स्फीयर की इक्वेशन दी हो और उसके ऊपर कोई पॉइंट दिया हो, ठीक है। मेरे पास किसी स्फीयर की इक्वेशन है, ठीक, अरे ठीक है, ये मेरे पास स्फीयर है एक, और स्फीयर यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ये मेरे पास स्फीयर है और मेरे पास ये प्लेन है जो इस पॉइंट पे स्फीयर को टच कर रहा है, ठीक है। ये कट नहीं कर रहा है, ये इसके ऊपर है, 3D assumption है, ठीक है, इसको देख लेना आप लोग, 3D है ये, ठीक है, ठीक, ये प्लेन है।
ये स्फीयर है, ये प्लेन है, और इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पर या फिर इस ए पॉइंट पर इस स्फीयर पर, इस ए पॉइंट पर, उसके सरफेस पे जो ए पॉइंट है उससे ये प्लेन पास कर रही है। ठीक है, टैंजेंट प्लेन यूनिक होती है। एक पॉइंट पर किसी स्फीयर के एक ही टैंजेंट प्लेन एग्जिस्ट करती है, हजार नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन एक स्फीयर पे किसी पॉइंट पर उसके सरफेस पर इनफाइनाइट मेनी टैंजेंट लाइंस बन सकती हैं, टैंजेंट प्लेन एक ही बनती है। ठीक है, इतना फंडा क्लियर है। अब मेरी बात सुनिए, मेरा मकसद है इस प्लेन की इक्वेशन निकालना। ठीक है, तो जनरली इसकी इक्वेशन निकालने के दो रास्ते हैं। ठीक है, दो रास्ते हैं, और एक शॉर्टकट जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, आपको काम वही आने वाला शॉर्टकट। आपको बहुत लंबा मेथड करना नहीं है, यहाँ पे थ्योरी पेपर नहीं है। देखो भाई, लेकिन आपको पता होना चाहिए थ्योरी होती क्या है। ठीक है, समझ में आना चाहिए चीज़ों को। अब देखो भाई, आप करते क्या हो कि जो पॉइंट है ना, किसी भी प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए आपके पास होना चाहिए नॉर्मल, और दूसरा आपके पास होना चाहिए एक पॉइंट जिससे प्लेन पास कर रहा हो। हमने पढ़ा था प्लेन्स में, एक प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए अगर हमको उस प्लेन का नॉर्मल पता है और हमें अगर कोई ऐसा पॉइंट पता है जिससे वो प्लेन पास करे, तो उस प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ अगर इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो ये पॉइंट तो हमको दिया ही है जहाँ पे ये प्लेन स्फीयर को टच कर रहा हो, तो क्वेश्चन में गिवन रहता है भैया इस पॉइंट पे टैंजेंट प्लेन की इक्वेशन बताओ। ठीक है, ये पॉइंट तो दिया हुआ है, मकसद ये हमारा कि हमको नॉर्मल निकालना है। अब मेरी एक थ्योरम ध्यान सुनिएगा, थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान समझिएगा। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है, the radial vector about a point on surface is parallel to the normal of tangent plane। ठीक है, ये थ्योरम है, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है। ठीक है, और बहुत ही कह सकते हो बेसिक थ्योरम है। ठीक है, कोई नई बात नहीं लिखी मैंने। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे सर्कल्स में कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है और ये सेंटर है उसका, तो अगर मैं सेंटर को सरफेस से ज्वाइन करूं और ये वेक्टर निकालूं, तो जो वेक्टर होगा ना, ये इस टैंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होता है। सर्कल्स में आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, सर्कल्स में हमने पढ़ा है कि अगर मेरे पास ये सेंटर है सर्कल का और ये कोई पॉइंट P है उसके सरफेस पे, सर्कल पे, तो OP जो लाइन होती है, ये OP रेडियल वेक्टर, ये क्या है, ये आपका रेडियल वेक्टर है, आर कैप रेडियल वेक्टर। ये रेडियल वेक्टर ही इस टेंजेंट लाइन के नॉर्मल होता है। सिमिलरली एक स्फीयर के लिए अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करूं, तो जो ये लाइन निकली है ना, ये लाइन ही आपको नॉर्मल का डायरेक्शन देगी। ठीक है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हुए लाइन जो होती है उस प्लेन के नॉर्मल होती है। ये थ्योरम है। ठीक है, इसको आप विजुलाइज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने इसको अपने सेमेस्टर 1 में डाइवर्जेंस और कर्ल जो आपने पढ़ा होगा शायद फिजिक्स में, तो वहां पे इसका यूज किया होगा। अगर आपको डाइवर्जेंस अच्छे से पढ़ाया गया होगा तो उसमें जो ग्रेडियंट होता है वर्ड, उसका यही मतलब होता है, सरफेस के अलॉन्ग नॉर्मल और जो डायरेक्शन में सरफेस ग्रो कर रही होती है। ठीक है, फील्ड आपने फील्ड पढ़ा होगा, फील्ड एंड पोटेंशियल, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ किया हमने। ठीक है, मैथमेटिक्स में कि भैया मैं फिर से बोलता हूँ, स्फीयर की सरफेस है, स्फीयर के सरफेस पर आप कोई पॉइंट लो और सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ना, उस लाइन का डायरेक्शन इस टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन के पैरेलल होती है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो अब हमको पता है सेंटर हम निकाल सकते हैं स्फीयर की इक्वेशन से। हमने स्फीयर की इक्वेशन सेंटर निकाल लिया, हमको ये पॉइंट दिया हुआ था, दो पॉइंट से पास करते हुए लाइन की इक्वेशन हम निकालना आता है हमको, हमने सीखा है ये। ठीक है, तो उससे लाइन नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी, नॉर्मल डायरेक्शन मिल जाएगा। हमको नॉर्मल मिल गया। ठीक है भैया, इन दोनों पॉइंट का यूज करके हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी। इस OA लाइन की इक्वेशन मिल गई हमको, OA लाइन की इक्वेशन मिल गई हमको, OA लाइन की इक्वेशन मिल गई हमको, OA लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए, वही हमारे नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। और एक बार हमको ये मिल गया, हमको पॉइंट मिल गया, हम ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना आपको तामझाम नहीं करना है। ठीक है, तामझाम नहीं करना है, ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको ट्रिक याद रखनी है।
आपको करना क्या है, ये मैं स्फीयर के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन हम लोग आगे चल के जब सिलेंडर, कोन, पैराबोलाइड, हाइपरबोलाइड और 2 शीट 1 शीट जब ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, 4th यूनिट में 3rd यूनिट में, उन सब में ये काम आएगा, ठीक है। और है क्या, करना क्या है कि आपको जहां जहां एक्स स्क्वायर दिख जाए उसको चेंज कर देना है एक्स x1 से, जहां जहां वाई स्क्वायर दिख जाए उसे चेंज कर दो वाई y1 से, जहां जहां z स्क्वायर दिख जाए उसे बदल दो आप z z1 से, ठीक है। और जहां जहां आपको x सिर्फ x दिख जाए इसे रिप्लेस कर दो x प्लस x1/2 से, जहां जहां y दिख जाए उसे रिप्लेस कर दो y प्लस y1/2 से, और जहां जहां z दिख जाए उसे रिप्लेस कर दो z प्लस z1/2 से। जब इनको रिप्लेस करते हुए आप इसे किसी भी सरफेस के इक्वेशन में पुट करोगे, इसे किसी भी सरफेस के इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिए। अब मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपको। वीडियो पॉज करके जो स्फीयर की इक्वेशन होती है, क्या होती है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस स्फीयर की इक्वेशन में जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताए हैं अभी अभी, इनको पुट करो, चलो पुट करिए, और आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखना है। लिखिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। इनको इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, सिंप्लीफाई करिए, बताइए मुझे क्या आ रहा है। ठीक है, कर लिया आपने, देखो क्या आ रहा है भाई, ये आएगा। ये है आपकी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है, फाइन। अब क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चन नंबर 1 करिए, सॉल्व करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ओके। क्वेश्चन है फाइंड द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट प्लेन एक ही बात है, ठीक है, बिकॉज एक ही प्लेन होगी जो कॉन्टैक्ट करते हुए जाएगी उस स्फीयर के सरफेस को। फाइंड द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ स्फीयर find plane of contact, find the plane of contact to a sphere about अब पॉइंट क्या है, अबाउट पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, ये आपके पॉइंट्स हैं, मतलब स्फीयर के इस पॉइंट पर। यहाँ पे आपने जो अच्छा यहाँ पे जो आपने x1 y1 और z1 लिखा है ना, ये x1 y1 z1 जो है ये आपका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये है ये x1 y1 z1 जो स्फीयर पे लाई कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। फाइंड द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ स्फीयर अबाउट अल्फा बीटा गामा, ये पॉइंट है, और स्फीयर की इक्वेशन है आपकी अबाउट, और स्फीयर की इक्वेशन है आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर
चलिए निकालिए, सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करते हैं। पॉज करिए, सॉल्व करिए, मैं इसको सॉल्व करने आ रहा। ठीक है, आई होप आपने पॉज करके कुछ सॉल्व किया होगा इसको। मैं शुरू करता हूँ। देखो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई की ये देखो भैया कितना खूबसूरत स्फीयर है। ये कौन सा स्फीयर है? दिस द स्फीयर जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है। एक्स वाई जेड वाई टर्म है ही नहीं इसमें। करना क्या था, हमको बस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना था एक्स एक्स वन से। ठीक है, हमको इससे रिप्लेस करना था इसको, जहां पे हमारा x1 y1 और z1 क्या है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, रिप्लेस कर दो भाई। देखो तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, x अल्फा प्लस y बीटा प्लस z गामा अरे भाई प्लस z गामा। ठीक है, ये आपकी टेंजेंट प्लेन की क्वेश्चन हो गई, खत्म। ठीक है, इसमें आप करते क्या, पहले तो अगर जनरल तरीका होता आप इसका सेंटर ओरिजिन मारते, फिर आप डायरेक्शन लाइन की इक्वेशन लिखते, फिर इसमें पुट करते, फिर आपकी वैल्यूज आती, फिर आप नॉर्मल निकालते, पॉइंट निकालते, फिर उसको पुट करते प्लेन की इक्वेशन में, तभी आंसर आता। आपका सिंपली आंसर आ गया खटाक से। ठीक है, आप चेक कर सकते हो इसको। ठीक है, अच्छा भाई, फाइन फाइन फाइन, ओके। तो ये था, ओके। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या था भाई? टचिंग स्फीयर्स, टचिंग स्फीयर्स, टचिंग। अच्छा, एक और चीज़, अगर मुझे एक टॉपिक और है, मैंने इसमें इसको पुट नहीं किया। ठीक है, इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिया नहीं, इसको इरेज नहीं करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ही फिर रहने देता हूँ। देखो ऐसा है, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये मेरे पास एक स्फीयर है और मुझको इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है मान लो इसको मैंने x1, y1, z1 से लिख दिया। ठीक है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट P पर मेरे को नॉर्मल निकालना है। बहुत फेमस क्वेश्चन है और एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आना है, इसकी गारंटी बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज मेरे टाइम पे 2 बार ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपको स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है। ऐसे एक स्फीयर है, स्फीयर है तो आप स्फीयर की इक्वेशन से आप सेंटर निकाल सकते हो उसका। आपको P पॉइंट, जो कि स्फीयर पे कोई पॉइंट है, उस P पॉइंट पर नॉर्मल निकालना है। ठीक है, नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन या नॉर्मल वैल्यू निकालनी। कैसे निकलती है देखो, करना क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला है, जहां पे ये जो है ना, ये है आपका डेल ऑपरेटर। देखो, इसको करने का जो ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या कहता है कि भैया स्फीयर की इक्वेशन से आप सेंटर निकालो, सेंटर से उस पॉइंट की आप लाइन की इक्वेशन निकालो, फिर dr निकालो, फिर नॉर्मल निकालो, ये निकालो, वो निकालो। लेकिन एक खटाक से इसको सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। कैसे करेंगे, आप डेल ऑपरेटर यूज करो। डेल ऑपरेटर क्या होता है, ये है आपका, इसको नोट करो, ये है आपका डेल ऑपरेटर। ठीक है, इस डेल ऑपरेटर को आप जब स्फीयर के इक्वेशन पे लगाओगे तो आपको ये मिलता है। ठीक है, और ये मॉडुलस है, ये कुछ नहीं है, ये इसी अपर वाले का मॉडुलस है। ठीक है, तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा, आपको नॉर्मल मिल जाएगा। ठीक है, ये एक रामबाण तरीका है, ये स्फीयर के लिए नहीं, दुनिया में कोई भी सरफेस है। ठीक है, एज लॉन्ग एज वो सरफेस कंटिन्यूस हो, अपने आप में ये भी एक बात होती है, लेकिन आपको 99% 100% क्वेश्चन ऐसी सरफेस मिलेंगी जो कंटिन्यूस होती हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, कोई सरफेस है दुनिया की, उस सरफेस पर जो नॉर्मल होती है उसकी अगर आपको इक्वेशन लिखनी है या फिर नॉर्मल के आपको रेशियो, नॉर्मल के डीसीज या डीआर निकालने हैं, तो आप ये लगा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल जैसे मान लो ये स्फीयर की इक्वेशन है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे
मुझे मुझे मुझे मान लेते हैं कि मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा, या फिर एक काम करो, ये सब नहीं भाई, मान लेते हैं 3 है ना, तो एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, मुझे बनाना पड़ रहा है क्वेश्चन। क्या कर सकते हैं, ठीक है, मान लो ये स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है, मुझे 1, 2, 3 पर, इस पॉइंट पर इस स्फीयर की नॉर्मल निकालनी है, ठीक है। ये मेरी स्फीयर की इक्वेशन है, इस स्फीयर की इक्वेशन है, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो नॉर्मल का DC है वो निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो कैसे करना है। करना क्या है, आपको डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करना है इस S पे, ठीक है। देखो कैसे करोगे, आपको लग रहा होगा ये बड़ा लंबी तरीका है, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। बस ये है कि आप लोग फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप S की इक्वेशन रखोगे। अब देखो सॉल्व करो, सॉल्व करने पर जब आप देखो कैसे करोगे, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट टाइम जब करोगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। देखो भाई, ठीक है, ये करना है। ये क्या मतलब होता है इसका, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको S को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आपको इस स्फीयर की इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आपको i कैप मिल जाएगा। इसी स्फीयर की इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, आपको j कैप मिल जाएगा। और इसी स्फीयर की इक्वेशन को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको k कैप मिल जाएगा। क्लियर, चलो भाई ये करो। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x i कैप। भैया x के रिस्पेक्ट में y ये सब कांस्टेंट 0 हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात, आपको s को ऐसे नहीं लिखना, आपको s को ऐसे लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन है, यस, ये इतना, इसको मत लिख देना इक्वल टू को साथ में, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक। देखो प्लस, अब इस s की इक्वेशन को y के साथ डिफरेंशिएट करो तो 2y हो गया, ये मिल गया आपको j कैप। भैया सारे बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस इस s की इक्वेशन को, स्फीयर की इक्वेशन को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 0 0 और 2z मिल जाएगा, z के रिस्पेक्ट में k कैप। ये क्या आ गया, ये आपकी आ गई जनरल फॉर्म, ठीक है। इस पॉइंट, इस स्फीयर के नॉर्मल्स की इक्वेशन सही है, ठीक है, फैमिली। अब करना क्या है, हमको इस पॉइंट पर चाहिए नॉर्मल का dr, हमको इस पॉइंट पर नॉर्मल के dr चाहिए, तो रख दो x y z को, वो रख दो यहाँ पे, रख दो। रखने पर क्या हो जाएगा, 2 i कैप प्लस 2 इंटू 2 4 j कैप प्लस 2 इंटू 3 6 k कैप। लो भाई, आपको नॉर्मल के dr मिल गए, या आपके dr आ गए। हमको अब पता है अगर dr आ गए तो dc's कैसे निकलते हैं, आपके dc's कैसे निकलते हैं, dr लिखो और इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो 4 16 36 का रूट ले लो। भैया कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का रूट रिवाइज करते रहिए, 20 प्लस 36 56 का रूट 56, ठीक है, यही होगा, हाँ ठीक। तो ये आपके DC's आ गए, इस नॉर्मल के DC's आ गए, ठीक है। ये आपको लेंदी लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान है। जो ट्रेडिशनल तरीका होता है कि आप लाइन की क्वेश्चन निकालो, ये करो वो करो, उससे बहुत ही आसान है ये। यहाँ पे क्योंकि ये स्फीयर ओरिजिन से लाई कर रहा है, ओ से होते हुए, इसका सेंटर ओरिजिन है, तो आपको शायद उस तरीके से ये आसान लगे। लेकिन अगर मैं जनरल इक्वेशन देता ना किसी स्फीयर की, किसी रैंडम स्फीयर की, तो ये इक्वेशन बहुत काम आएगी उसमें, बहुत जल्दी, ठीक है। आप MCQ लगाओगे आपको समझ में आएगा इसकी पावर क्या है इस इक्वेशन की, ठीक है, इस तरीके की समझ में आ गया।
तो हमने ये नॉर्मल निकालना सीखा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो इस पे आना ही है, चाहे वो सिलेंडर हो, स्फीयर हो, प्लेन हो या फिर कॉनिकॉइड्स कोई भी होगा, एक क्वेश्चन तो इस पे बनना ही बनना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं इसके ऊपर आपके। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो मुझे लेना था इसमें, इक्वेशन टांजेंट प्लेन हो गई। अब है आपका इसमें नेक्स्ट इक्वेशन क्या रह गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? देखो भाई, ये छोटा टॉपिक है। मान लो भाई ये स्फीयर है, ठीक है। अब ये स्फीयर है आपके पास, ये स्फीयर है, ये अच्छा सर्कल ठीक से नहीं बनाता है। स्फीयर देखो, ये मेरे पास कोई पॉइंट, ये मान लो इसको यहाँ पे डिनोट कैसे किया मैंने, टी से डिनोट किया। ये टी पॉइंट है, ठीक है, सरफेस पे लाई कर रहा है स्फीयर के। ये सेंटर ऑफ स्फीयर है सी, और ये एक पॉइंट है पी आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, देखो मैंने इस पे क्या क्या लिखा है। मैंने एस एक स्फीयर कंसिडर किया है, पी एक पॉइंट है आउटसाइड द स्फीयर। इस पॉइंट जो पी है आउटसाइड द स्फीयर, उसको मैंने टी एक पॉइंट ऑन द स्फीयर से ज्वाइन कर दिया एक लाइन के थ्रू। ठीक है, पी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर और टी पॉइंट ऑन द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए मैंने एक लाइन बनाई, और सी हमारे पास सेंटर ऑफ स्फीयर है। अब भाई ये जो है टेंजेंट लाइन है पीटी, ये है आपकी लाइन, टेंजेंट लाइन। ठीक है, यही है आपकी टेंजेंट लाइन। अब क्या आप इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी सर्कल्स में, वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई लाइन है जो कि टेंजेंट है किसी पॉइंट पे, किसी ए पॉइंट से टेंजेंट है और ओ सेंटर है, तो थ्योरम ये कहती है दैट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए टी। इसी थ्योरम का यहां यूज करने वाले हैं हम लोग। इसी थ्योरम का क्या कहने वाला हूं कि जो पीटी है ना भाई, पीटी, ये पीटी जो है ये परपेंडिकुलर है टीसी के। ये अब इसी का यूज करेंगे। अगर हमको स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है तो इससे हम लोग सी निकाल सकते हैं, स्फीयर की इक्वेशन से सेंटर निकाल सकते हैं, हमने सीखा है। हमको सी मिल जाएगा, हमको टी पॉइंट दिया रहेगा क्वेश्चन में और पी पॉइंट हमको दिया रहेगा। ये दोनों पॉइंट हमको दिए रहेंगे, ये हमको निकालना पड़ेगा। अब सिंपली पाइथागोरस जी के शरण में जाएंगे और हमको पता है पी टी स्क्वायर प्लस टी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। यहां से हमारी पी टी की वैल्यू आ जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट की। ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लो कह सकते हैं भैया ये दोनों लाइन को ज्वाइन करते हुए ये पॉइंट कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है बी पॉइंट पर, ये डिस्टेंस निकालो या ये डिस्टेंस निकालो, आप सब निकाल सकते हो। ठीक है, आपको इस लाइन की इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा, लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे। उसके बाद आप इस लाइन की इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करके स्फीयर में रखोगे, जहां पे कट करेगा वही आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे समझ में आ जाएगा। इन बातों को आप नोट करते रहिए अभी फॉर्मूले के तौर पे, इसे फिंगर टेस्ट होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में बहुत तोप नहीं आते हैं। ठीक है, बस फॉर्मूला लगाना होता है, आंसर निकालना होता है, बस आपको विजुलाइज करना चाहिए पूछ क्या रहा है, करना क्या है, सिंपल। ठीक है, कि ये पूछ रहा है, ये ऐसे निकलता है, खत्म काम। ठीक, एनी टॉपिक लेफ्ट? ये रह गया था लेंथ ऑफ टेंजेंट, टचिंग, हाँ टचिंग स्फीयर्स। टचिंग स्फीयर्स, टचिंग स्फीयर्स। अब ये कोई टॉपिक अलग से नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। देखो भाई क्या है इसमें,
देखो S1, S2, S3, S4, मैंने यहाँ पे 5 स्फीयर्स लिए हैं। मैंने यहाँ पे 5 स्फीयर्स लिए हैं। 5 स्फीयर्स है, इनकी इक्वेशन आपको दी रहेंगी। अब सुनो ध्यान से, करने के वाले हम लोग, अगर हमको इन पांचों स्फीयर की इक्वेशन पता है, अगर हमको इन पांचों स्फीयर की इक्वेशन पता है, यानी कि हमको इन पांचों स्फीयर्स के सेंटर्स भी पता है। C1 इसका सेंटर है, C2 इसका सेंटर है, C5 इसका सेंटर है, C3 इसका सेंटर है और C4 इसका सेंटर है। हमें पांचों स्फीयर्स के सेंटर की इक्वेशन भी पता है। अगर हमको स्फीयर्स की इक्वेशन पता है, हमको पांचों सेंटर्स भी पता है, इसका मतलब। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जरा इन दोनों स्फीयर्स को देखो, S1 S2। मैं अगर देखूं तो C1 C2 का डिस्टेंस, C1 C2 जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ स्फीयर, और जो इनका रेडियस है R1 और R2, R1 ये है, R2 ये है, क्या आपको दिख नहीं रहा कि C1 C2 इज ग्रेटर देन, मतलब इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इनके रेडियस के सम से ज्यादा है। अगर कभी भी दो स्फीयर्स में उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस उनके रेडियस के सम से ज्यादा होता है, तो वो स्फीयर्स कभी भी एक दूसरे को टच भी नहीं करते। पहली बात नोट कर लीजिए, पहली कंडीशन, ठीक है। सेकंड, जरा इन दोनों जनाब को देखो, इसमें अगर आप देखोगे, ठीक है, ये आपका R3, ये आपका R4, इन दोनों का रेडियस अलग अलग। जरा इसमें देखो, क्योंकि ये स्फीयर्स जस्ट टच कर रहे हैं एक दूसरे को, जस्ट टच कर रहे हैं, पॉइंट P पे अगर मान ली टच कर रहे हैं इन दूसरे को, तो यहां पे आप देख सकते हो कि इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है फॉर टचिंग कंडीशन, वो इक्वल हो गया इनके रेडियस के सम के इक्वल। ये कंडीशन होती है दो स्फीयर्स के टच करने की, कि उन दोनों सेंटर्स को आप निकालो, उनका डिस्टेंस देखो, क्या वो उनके रेडियस के सम के इक्वल है कि नहीं है, तो वो स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ये कंडीशंस हैं, ठीक। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसके ऊपर, दो स्फीयर की क्वेश्चन देगी, पूछेगा भैया टच कर रहे हैं, नहीं टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये दोनों, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, सिंपल फंडा है। पहली कंडीशन टच ना करने की, सेकंड कंडीशन टच करने की, और लास्ट में इनको देखो भाई, इन दोनों जनाब को। इसमें अगर आप देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे, इसमें अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस इतनी, ये आपकी है R5, और ये डिस्टेंस ये है आपकी R3। आप देखोगे तो C5 और C3 का जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियस के सम से कम है, यानी कि ये दोनों स्फीयर आपके इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी इसको हम लोग अलग से और डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरसेक्टिंग स्फीयर आपके सिलेबस में है कि ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जो प्लेन होगी इसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। सर्कल जो ये फॉर्म हो रहा है इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इतने हम लोग टॉपिक आज पढ़ेंगे, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, तो हमने आज 4-5 टॉपिक पढ़े, इससे आपके 4-5 क्वेश्चन फंस जाएंगे अगर स्फीयर के ऊपर आ गया तो, ठीक है, टेंशन मत लेना। और जो नॉर्मल आपको मैंने जो वो सिखाया था, डाइवर्जेंस का सॉरी ग्रेडियंट का यूज करके किसी भी सरफेस का नॉर्मल वेक्टर निकालना, और जो ये कंडीशंस हैं, ठीक है, और पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, टेंजेंट प्लेन कैसे निकालते हैं, सब बेसिक बातें आपकी, इनको आप रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे पोलर्स के बारे में, ठीक है, पोलर पॉइंट, पोलर प्लेन क्या होता है, और हम लोग फिर स्फीयर्स को हो सके तो कल ही खत्म कर देंगे, नहीं तो एक टॉपिक और रह जाएगा रेडिकल प्लेन को लेकर, वो हम लोग 2 दिन में खत्म कर देंगे इसको, स्फीयर्स को। फिर सिलेंडर और कोन शुरू करेंगे, ठीक है। रिवाइज करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, फाइन, थैंक यू।